नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, 25 में इतना आपका स्कोर बनता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। तो दोस्तों, बताना होगा तो आपको साहित्य इतिहास की जो लेखन की विधियाँ हैं, इनमें से कौन सी एक विधि है जो इनमें से नहीं है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए अकारादि क्रम, बी लेखकों का कालक्रम, सी रचनाओं का कालक्रम, डी प्रस्थि प्रवृत्ति मूलक क्रम यानी कि परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रचनाओं का कालक्रम एक विधि नहीं है साहित्य इतिहास लेखन की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शब्दानुशासन के लेखक है। तो दोस्तों, बताना होगा तो शब्दानुशासन रचना है कि इनमें से किस रचनाकार की है, यानी कि उसके लेखक कौन है। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हेमचंद, सी सरहापद, डी स्वयंभू। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमचंद, यानी कि शब्दानुशासन के लेखक डॉक्टर हेमचंद जी हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, खालिक बारी किसकी रचना है। तो दोस्तों, बताना जो खालिक बारी रचना है इनमें से किस रचनाकार की है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए खालिक खलक, बी रम बी रहीम, सी अमीर खुसरो, डी अकबर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। खालिक बारी जो रचना हैगी अमीर खुसरो जी की है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूफी काव्य का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा सूफी काव्य जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए प्रेम निरूपण, बी काव्य शास्त्र निरूपण, सी इस्लाम धर्म का प्रचार, डी राष्ट्रीय चेतना। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीति मुक्त कवि नहीं है। तो दोस्तों, बताना होगा इन चारों में से कौन एक है जो रीति मुक्त कवि नहीं है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए घनानंद, बी बोधा, सी जसवंत सिंह, डी ठाकुर। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जसवंत सिंह रीति मुक्त कवि नहीं है, बाकी सब रीति मुक्त कवि हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, जूही की कली कविता के कवि हैं। दोस्तों, जो जूही की कली कविता है इसके कवि कौन है आपको बताना होगा। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी महादेवी। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निराला। जूही की कली कविता के कवि निराला जी हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो दोस्तों बताना होगा जो हालावाद है उसके प्रवर्तक का क्या नाम है का। तो दोस्तों सामने ऑप्शन दिए गए आपके। तो ए नरेंद्र शर्मा, बी रामेश्वर शुक्ला अंचल, सी जगदीप गुप्ता, डी हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। पंक्ति है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो ये पंक्ति दी गई है इनमें से किस रचनाकार की हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए महादेवी वर्मा की, बी मीरा की, सी श्री नरेश मेहता की, डी लीलाधर जागुड़ी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा की। जो पंक्तियां हैं, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, जो पंक्तियां हैं ये महादेवी वर्मा जी की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो दोस्तों बताना कुछ अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए ग्रियर्सन, बी श्याम सुंदर दास, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी भारतेंदु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। तो दोस्तों बताना होगा संचार माध्यम में इनमें से किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए हिंदी का प्रशासनिक रूप, बी हिंदी का साहित्यिक रूप, सी हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप, डी हिंदी का व्यवहारिक रूप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हिंदी का व्यवहारिक रूप संचार माध्यम में प्रयोग होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, संचारी भावों की संख्या है। तो दोस्तों बताना हो संचारी भाव हैंगे उनकी कितनी संख्या है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए 9, बी 33, सी 16, डी 99। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 33। संचारी भावों की संख्या 33 है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। दोस्तों बताना होगा जो विखंडनवाद है इनमें से उसके प्रवर्तक कौन हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए मैथ्यू आर्नल्ड, बी इटलियट, सी देरिदा, डी कामू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देरिदा। विखंडनवाद के प्रवर्तक देरिदा हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो दोस्तों बताना, कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी बी भारतेंदु, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी गुलाब राय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतेंदु। यानी कि कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरीश चंद्र जी थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। तो दोस्तों आपको बताना होगा, नागरी प्रचारणी सभा जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1893, बी 1857, सी 1902, डी 1917। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1893। यानी कि नागरी प्रचारणी सभा का जो स्थापना वर्ष है वो 1893 है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। जो शिव शंभू के चिट्ठे जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है, यानी कि उसके लेखक कौन है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए श्याम सुंदर दास, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी मुंशी सदाशिव लाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे जो रचना है इसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जो निबंध है इसके लेखक कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता ये जो निबंध है इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहनीय है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो पंक्तियां दी गई हैं, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहनीय है, ये जो पंक्तियां हैं ये प्रसाद जी के किस नाटक से ली गई हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए ध्रुव स्वामिनी, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्कंदगुप्त। यानी जो पंक्तियां दी गई हैं, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, जो पंक्तियां हैं प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से ली गई हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो दोस्तों बताना होगा, जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक अर्धस्वर है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए या, बी पा, सी शा, डी ग्या।
तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि या एक अर्ध स्वर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना होगा, ये चार बोलियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी की नहीं है, यानी कि पूरब में वह बोली नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए अवधी, बी बिहारी, सी बघेली, डी छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बिहारी बोली जो है वह पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोली का लघुत्तम रूप है। तो दोस्तों बताना जो बोली का सबसे छोटा यानी कि लघुत्तम रूप क्या होता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए व्यक्ति बोली, बी उपबोली, सी सहायक बोली, डी वर्ण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वर्ण। यानी कि बोली की सबसे छोटी इकाई यानी कि लघुत्तम रूप जो है वह वर्ण होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन स्थापना और तर्क का दिया गया है। तो दोस्तों आपको बताना होगा इसमें कि आपको स्थापना दिया गया है, ए यानी कि नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। दोस्तों आपको स्थापना दिया गया है कि नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। तो इसका दोस्तों तर्क दिया गया है, आर यानी कि नाद सौंदर्यता से कविता की आयु बढ़ती है। तो दोस्तों इसके तर्क दिया है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से कि स्थापना सही है या उसका तर्क गलत है, कि दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो दोस्तों आप जो लग रहा है आप, तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आप बताइए। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए ए सही आर गलत, यानी कि स्थापना सही परंतु जो तर्क दिया गया वो गलत। और बी में दिया गया है ए सही और आर, ए और आर दोनों गलत, यानी कि स्थापना और तर्क दोनों गलत हैं। सी ए और आर दोनों सही, स्थापना और तर्क दोनों सही हो जाएंगे। और डी में दिया गया है ए गलत आर सही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। यानी कि जो स्थापना दी गई है उसके अनुसार जो तर्क दिया गया है वह तर्क भी सही है और स्थापना भी सही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसमें भी आपको स्थापना और तर्क दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, स्थापना व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। तो तर्क दिया गया है, अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए और आर दोनों गलत, डी ए और आर दोनों सही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जो उसका तर्क और स्थापना दी गई है दोनों ही सही हो जाएंगी। यानी कि स्थापना दिया गया है व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है, तो उसका तर्क दिया गया है अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। ये दोनों सही दिए गए हैं, यानी कि स्थापना के अनुरूप तर्क दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थापना ए सिद्धांत प्रजातंत्र को
सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जाता है? तो तर्क दिया गया है शासन प्राय प्रजा के हित में समर्पित होता है। तो दोस्तों आपको स्थापना जो दिया गया है सिद्धांततः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो तर्क दिया गया है शासन प्राय प्रजा के हित में समर्पित होता है। तो दोस्तों आपको तर्क वो ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों गलत, बी ए और आर दोनों सही, सी ए सही आर गलत, डी ए गलत आर सही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही दिए गए हैं। तो दोस्तों स्थापना दी गई है, उसके अनुरूप जो तर्क दिया गया वह सही होगा, यानी कि हमारे स्थापना दिया गया था सिद्धांततः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। तो उसका तर्क दिया गया था शासन प्राय प्रजा के हित में समर्पित होता है। ये दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि स्थापना तर्क के अनुकूल ही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है स्थापना ए कला की सृजनता आध्यात्मिक क्रिया है, यानी कि कला की सृजना आध्यात्मिक क्रिया है। तो उसमें तर्क दिया गया है आध्यात्मिकता और कला अन्य आश्रित है, यानी कि आध्यात्मिकता और कला जो है अन्य आश्रित हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए सही आर गलत, बी ए सही नहीं ए और आर दोनों सही, सी ए और आर दोनों गलत, डी ए और आर दोनों नहीं ए गलत आर सही। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। यानी जो स्थापना दी गई है उसके अनुकूल तर्क भी दिया गया है, यानी कि हमारी स्थापना दी गई थी कला की सृजना आध्यात्मिक क्रिया है, तो तर्क दिया गया था आध्यात्मिकता और कला अन्य आश्रित हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है स्थापना ए बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। उसका तर्क दिया गया है क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग होती हो गई है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए गलत आर सही, बी ए सही आर गलत, सी ए आर दोनों सही, डी ए और आर दोनों गलत। तो दोस्तों हमारी स्थापना जो कहती है बड़े बड़े राज्य होते हैं जो अपनी उत्पाद होता है उनका उसकी बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। तो उसका तर्क दिया गया है क्योंकि जो व्यापार नीति है राजनीति का एक प्रधान अंग हो गई है। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और आर दोनों सही। तो दोस्तों स्थापना और तर्क दोनों सही दिए गए हैं। तो दोस्तों हमारी स्थापना दी गई कि बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। तो तर्क दिया गया है क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। दोस्तों 25 में से आपको इतना स्कोर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।